नमस्कार किसान भाइयों। क्या आप जानते हैं कि आपकी पूरी 6 महीने की मेहनत, वो कड़कड़ाती ठंड में लगाई गई रातें और हजारों रुपए की लागत, ये सब कुछ सिर्फ आने वाले 10 दिनों में तय होने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सिर्फ आने वाले 10 दिन। आज हम एक ऐसे गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर किसान भाई नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में जब कटाई का समय आता है तो हाथ मलते रह जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों एक ही गांव में एक ही तरह की जमीन होने के बावजूद एक किसान एकड़ में 25 क्विंटल गेहूं निकालता है और दूसरा किसान सिर्फ 18 या 20 क्विंटल पर अटक जाता है? वो 5 क्विंटल का अंतर कहां से आता है? वो कौन सा राज है जो सफल किसान आपसे छुपाते हैं? आज के इस वीडियो में हम उसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल के उस सबसे नाजुक मोड़ के बारे में जो है 40 से 50 दिन की अवस्था। ये वो समय है जिसे अगर आपने संभाल लिया तो समझिए जंग जीत ली। लेकिन अगर यहाँ चूक हुई तो फिर आप बाद में चाहे जितना महंगा टॉनिक डाल लें, चाहे जितनी खाद डाल लें, वो रिकॉर्ड तोड़ पैदावार वापस नहीं आएगी। तो सावधान हो जाइए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आपको खेती का वो विज्ञान और वो तजुर्बा बताने वाले हैं जो शायद आपको कोई दुकानदार या कोई कंपनी वाला नहीं बताएगा। आज हम जानेंगे कि आखिर इस समय पौधे के अंदर चल क्या रहा है, उसे असल में चाहिए क्या, और वो कौन सी 3 भयंकर गलतियां हैं जो आपकी फसल को बर्बाद कर सकती हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि 40 से 50 दिन का समय इतना खतरनाक और महत्वपूर्ण क्यों है। जरा सोचिए, एक बच्चा जब किशोरावस्था में होता है तो उसके शरीर में एकदम से बदलाव आते हैं। ठीक वैसे ही 40 दिन के बाद गेहूं का पौधा बचपन छोड़कर जवानी की तरफ बढ़ता है। अब तक आपका पौधा जड़ें जमा रहा था, कल्ले फोड़ रहा था, लेकिन अब समय है गाभा अवस्था का। अब तने के अंदर बालियों का निर्माण शुरू होने वाला है। जी हाँ, आपको बाहर से शायद सिर्फ हरे पत्ते दिख रहे होंगे, लेकिन तने के अंदर एक नन्ही सी बाली जन्म ले रही है। ये वही समय है जब यह तय होता है कि उस बाली की लंबाई कितनी होगी, उसमें दाने कितने भरेंगे, 50 दाने होंगे या 80 दाने। ये फैसला इसी हफ्ते होने वाला है, और इस फैसले को आप बदल सकते हैं सिर्फ अपनी सूझबूझ से। तो सबसे बड़ा सवाल, इस समय हमें क्या करना चाहिए? शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसके बिना पौधा अधूरा है, उसकी खुराक। किसान भाइयों, पौधे को इस समय सबसे ज्यादा भूख लगी है। जैसे एक पहलवान को कुश्ती से पहले भारी खुराक चाहिए, वैसे ही आपके गेहूं को इस समय ताकत चाहिए। बहुत से किसान भाई पूछते हैं, क्या हमें अब भी यूरिया डालना चाहिए? इसका जवाब बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ एक बहुत बारीक लकीर है फायदे और नुकसान के बीच। गेहूं में नाइट्रोजन यानी यूरिया की सबसे ज्यादा जरूरत तब होती है जब तना खड़ा हो रहा होता है, यानी जॉइंटिंग स्टेज पर। अगर आपकी फसल 40 से 45 दिन की है और आपने अभी तक यूरिया की आखिरी किश्त नहीं दी है, तो अब एक दिन की भी देरी मत कीजिए, तुरंत खेत में जाइए। क्योंकि अगर आपने अब यूरिया नहीं दिया तो तना कमजोर रह जाएगा, और अगर तना कमजोर रहा तो कल को जब बालियां भारी होंगी और हवा चलेगी तो आपकी फसल गिर जाएगी। फसल गिरने का मतलब है सीधा सीधा 20 से 30% का नुकसान। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक चेतावनी भी है, और ये बहुत जरूरी है। अगर आपकी फसल 50 या 55 दिन पार कर चुकी है और आप तब यूरिया का कट्टा लेकर खेत में जा रहे हैं तो रुक जाइए, आप गलती कर रहे हैं। 55 दिन के बाद दिया गया यूरिया आपकी पैदावार नहीं बढ़ाएगा, बल्कि वो सिर्फ बीमारी को न्योता देगा। इससे पौधे की लंबाई बेवजह बढ़ेगी, पत्तियां कोमल हो जाएंगी और उन पर मच्छर, माहू और रतुआ रोग का हमला तेज हो जाएगा। इसलिए यूरिया का खेल 40 से 50 दिन के अंदर खत्म करना ही समझदारी है। मात्रा वही रखनी है, लगभग 35 से 40 किलो प्रति एकड़। अब मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग अपनाते हैं, लेकिन जो अपनाते हैं वो सोना काटते हैं। वो सीक्रेट है पोटाश का सही इस्तेमाल। ज्यादातर किसान बुआई में पोटाश डालते हैं, जो कि सही है, लेकिन अगर आप किसी कारण से बुआई में पोटाश नहीं डाल पाए या कम डाला तो क्या आप पछताने का कोई फायदा है? बिल्कुल नहीं, अभी भी एक मौका है। 40 से 50 दिन की इस अवस्था पर आप यूरिया के साथ 20 से 25 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश मिलाकर छिड़क सकते हैं। पोटाश क्या करेगा? पोटाश आपके पौधे के लिए एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है। जो खाना पत्तियां बनाएंगी उसे पोटाश खींचकर बालियों तक पहुंचाएगा। इससे दाना पिचकेगा नहीं, दाना मोटा और चमकदार बनेगा। और सबसे बड़ी बात, पोटाश तने को पत्थर जैसा मजबूत बना देता है, जिससे फसल गिरने का खतरा आधा रह जाता है। अब हम बढ़ते हैं वीडियो के उस हिस्से की तरफ जो सबसे ज्यादा रोमांचक है, स्प्रे का जादुई असर। जमीन में खाद डालना एक बात है, लेकिन स्प्रे करना ऐसा है जैसे मरीज को ग्लूकोज चढ़ाना। सीधा असर, तुरंत ताकत। लेकिन बाजार में हजारों दवाइयां हैं, कोई कहता है ये डालो, कोई कहता है वो डालो। आप कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? घबराइए मत, हम आपकी उलझन को अभी सुलझा देते हैं। हम आपको 3 अलग अलग रास्ते बताएंगे। आपको अपनी फसल देखकर तय करना है कि आपको किस रास्ते पर जाना है। रास्ता नंबर 1, अगर आप अपने खेत पर जाते हैं और देखते हैं कि फसल थोड़ी दबी हुई है, रंग उतना गहरा काला नहीं है जितना होना चाहिए, या फुटाव में थोड़ी कमी लग रही है, तो आपको किसी महंगे टॉनिक के चक्कर में नहीं पड़ना है।
आपको अपनाना है एक सस्ता और सबसे कारगर फॉर्मूला, एनपीके 19-19-19। जी हाँ, 1 किलो एनपीके 19-19-19 को 100 से 120 लीटर पानी में घोलिए और स्प्रे कर दीजिए। ये पौधे को तुरंत नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश देगा। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन में आपको खेत का नक्शा बदला हुआ दिखेगा। रास्ता नंबर 2, अब मान लीजिए आपकी फसल पहले से ही बहुत शानदार है, रंग जेड ब्लैक है, ग्रोथ जबरदस्त है, तो क्या तब भी 19-19-19 डालें? नहीं, यहाँ आपको गियर बदलना होगा। अब आपको पौधे को नाइट्रोजन कम और फास्फोरस पोटाश ज्यादा देना है। क्यों? क्योंकि अब हमें तने की मोटाई और बालियों की लंबाई बढ़ानी है। तो यहाँ आप इस्तेमाल करेंगे एनपीके 05234, 1 किलो 05234 प्रति एकड़। इसका स्प्रे करते ही पौधे का पूरा ध्यान बढ़वार से हटकर बालियों के निर्माण पर लग जाएगा। ये एक मास्टर स्ट्रोक है जो होशियार किसान खेलते हैं। लेकिन रुकिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। एक छुपा हुआ दुश्मन भी है जो आपकी फसल को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा हो सकता है। क्या आपने कभी खेत में गौर से पत्तियों को देखा है? अगर पत्तियों पर जंग जैसे धब्बे हैं, या पत्तियां बीच में से मुड़ रही हैं, या ऊपर से नोक सूख रही है, तो सावधान, ये जिंक की कमी है। और इस अवस्था में जिंक की कमी का मतलब है छोटी बालियां। तो चाहे आप 19-19-19 का स्प्रे करें या 05234 का, उसके साथ 100 से 150 ग्राम चिलेटेड जिंक 12% जरूर मिला लें। याद रखिए, सिर्फ चिलेटेड जिंक। ये जिंक पौधे के नस नस में फैल जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को इतना तेज कर देता है कि पौधा खाना बनाने की मशीन बन जाता है। अब एक बहुत बड़ा सवाल जो अक्सर कमेंट्स में आता है, क्या हमें सागरिका, बायोविटा या कोई और ग्रोथ प्रमोटर डालना चाहिए? क्या इससे सच में फायदा होता है या ये सिर्फ पैसे की बर्बादी है? देखिए, ये पूरी तरह आपके बजट पर निर्भर करता है। अगर आप 300-400 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं तो ये सौदा बुरा नहीं है। इस समय यानी गाभावस्था में अगर आप स्प्रे में 300 से 400 मिलीलीटर सागरिका या कोई अच्छा लिक्विड सीवीड एक्सट्रैक्ट मिला देते हैं तो ये सोने पे सुहागा वाला काम करता है। इसमें 60 से ज़्यादा सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो पौधे के तनाव को खत्म करते हैं। अगर आगे चलकर गर्मी एकदम से बढ़ती है तो ये टॉनिक पौधे को लू से बचाने में मदद करेंगे। तो अगर गुंजाइश है तो इसे ज़रूर डालें। लेकिन किसान भाइयों, खाद और स्प्रे तो सब डालते हैं, फिर भी कुछ खेतों में फसल पीली क्यों पड़ जाती है? ये एक ऐसा रहस्य है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आप महंगी दवाइयाँ डालते रहेंगे और नतीजा ज़ीरो मिलेगा। गेहूं में इस समय पीलापन आने के 3 बड़े कारण होते हैं और तीनों का इलाज अलग अलग है। पहचानना सीखिए। पहला और सबसे आम कारण, पानी की अधिकता। अगर आपने पिछला पानी भारी लगा दिया था और खेत में पानी खड़ा रह गया तो मिट्टी में हवा खत्म हो जाती है, जड़ें सांस नहीं ले पाती और दम घुटने लगता है, पौधा पीला पड़ जाता है। अगर ऐसा है तो यूरिया डालने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले पानी निकालें, खेत को सूखने दें। जब जड़ों को हवा मिलेगी तो वो खुद ब खुद हरी होने लगेंगी। मदद के लिए आप ऊपर से जिंक और यूरिया का हल्का स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन जड़ में खाद डालने से बचें। दूसरा कारण, मैग्नीज की कमी। ये बहुत कंफ्यूज करता है। अगर आपकी मिट्टी रेतीली है और आप देखते हैं कि पत्तियों की नसों के बीच में पीले धब्बे या धारियां बन रही हैं, तो ये मैग्नीज की कमी है। अक्सर किसान इसे नाइट्रोजन की कमी समझकर और यूरिया डाल देते हैं, जिससे बीमारी और बढ़ जाती है। इसका इलाज है मैग्नीज सल्फेट। ध्यान दीजिएगा, मैं मैग्नीशियम नहीं मैग्नीज कह रहा हूँ। 1 किलो मैग्नीज सल्फेट को 150 लीटर पानी में मिलाकर धूप वाले दिन स्प्रे करें। ये पीलापन जादू की तरह गायब हो जाएगा। तीसरा खतरा, जड़ माहू या दीमक। पौधे को उखाड़ कर देखें, अगर जड़ें कटी हुई हैं या काले रंग के कीड़े दिख रहे हैं तो तुरंत सिंचाई के साथ क्लोरोपायरीफॉस या फिप्रोनिल जैसी दवा का इस्तेमाल करें। इसमें देरी करना भारी पड़ सकता है। अब हम वीडियो के सबसे गंभीर हिस्से पर आते हैं, वो गलतियां जो आपकी बनी बनाई फसल को मिट्टी में मिला सकती हैं। यह हिस्सा बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है। सबसे बड़ी गलती, खरपतवार नाशक का गलत प्रयोग। अक्सर देखा गया है कि 40-50 दिन पर भी कुछ खेतों में मंडूसी या बथुआ रह जाता है। किसान भाई सोचते हैं चलो एनपीके का स्प्रे तो कर ही रहे हैं, इसी टंकी में खरपतवार नाशक भी मिला लेते हैं, काम बच जाएगा। खबरदार, ऐसा कभी मत करना। ये आत्मघाती कदम है। खरपतवार नाशक दवा पौधे को एक झटका देती है, उसका विकास रोकती है, वहीं टॉनिक पौधे को बढ़ाना चाहता है। जब आप दोनों को मिला देते हैं तो पौधे के सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, पत्तियां जल सकती हैं, पीलापन आ सकता है और हो सकता है कि आपकी बालियां ही ना निकले। खरपतवार नाशक का स्प्रे हमेशा हमेशा अलग करें और साफ पानी से करें। दूसरी गलती, गाभा अवस्था में सूखा रखना। जैसा मैंने शुरू में कहा, अंदर बालियां बन रही हैं, इस समय कोशिका विभाजन हो रहा है। इस प्रक्रिया के लिए नमी बहुत जरूरी है। अगर इस समय खेत में सूखा लग गया तो बालियां छोटी रह जाएंगी और उनमें दानों की संख्या कम हो जाएगी। मिट्टी में लड्डू बनने लायक नमी हमेशा रहनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे बाढ़ नहीं लानी है, सिर्फ नमी रखनी है। तीसरी गलती, देर से बुआई में ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग करना। कुछ किसान भाई दूसरों की देखा देखी लिहोसिन या चमत्कार जैसी हाइट रोकने वाली दवाएं डाल देते हैं। अगर आपकी फसल समय पर बोई गई है और हाइट बहुत ज्यादा यानी 2 फीट से ऊपर हो रही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी फसल पहले से ही मध्यम है या देर से बोई गई है तो गलती से भी हाइट रोकने वाली दवा मत डालना,
वरना पौधा बौना रह जाएगा और भूसा भी हाथ नहीं लगेगा। तो मेरे किसान दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि ये 40 से 50 दिन का समय सिर्फ दिन काटने का नहीं, बल्कि फसल को तराशने का समय है। ये वो समय है जब आप अपनी फसल के आर्किटेक्ट बनते हैं। आइए एक बार फिर से दिमाग में बिठा लें कि हमें अगले कुछ दिनों में क्या करना है। नंबर 1, खेत का निरीक्षण करें। अगर यूरिया बाकी है तो तुरंत पूरा करें, साथ में पोटाश डालें। नंबर 2, फसल की सेहत देखकर एनपीके 19-19-19 या 0-52-34 का स्प्रे करें और साथ में जिंक जरूर मिलाएं। नंबर 3, अगर बजट है तो सागरिका मिलाएं। और नंबर 4, किसी भी हाल में खरपतवार नाशक को खाद के साथ मिक्स ना करें। किसान भाइयों, खेती एक तपस्या है और इस तपस्या का फल तभी मीठा मिलता है जब हम सही समय पर सही कदम उठाते हैं। आपके पड़ोसी क्या कर रहे हैं ये मत देखिए, आपकी फसल आपसे क्या मांग रही है ये देखिए। पौधे से बात कीजिए, उसकी ज़रूरतों को समझिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप आज बताई गई इन बातों का पालन करेंगे तो इस बार की होली पर आपके घर में जो गेहूं का ढेर